ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अप टू लास्ट लेक्चर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में मैंने कंस्ट्रेंट मोशन आपको पढ़ाया था। और कंस्ट्रेंट मोशन के आगे मतलब इसके और भी कुछ क्वेश्चंस हमें लेना है, लेकिन वो हम टॉपिक का एंड होने के बाद लेते हैं। अभी फिलहाल मतलब जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर है, ये हम डिवाइड करते हैं दो मेन सेक्शन में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन विदाउट फ्रिक्शन एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन विद फ्रिक्शन। तो जब विदाउट फ्रिक्शन बिट पूरा हो जाएगा हमारा, तो एट दैट टाइम हम जरूर इस बिट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लेंगे कंस्ट्रेंट मोशन के ऊपर। बड़ा बिट है ये थोड़ा, एटलीस्ट उसका बेसिक नॉलेज मैंने आपको दिया है कि एक फिक्स लेवल लेकर हमें पहले लेंथ का रिलेशन बनाना पड़ता है, लेंथ को फिर डेरिवेट करने के बाद हमें वेलोसिटी मिलता है, और वेलोसिटी डेरिवेट करने के बाद फिर हमें एक्सेलरेशन मिलता है। तो हम इजीली अलग अलग जो ब्लॉक्स होते हैं पुली सिस्टम से कनेक्टेड, उनके बीच में हम एक्सेलरेशन का रिलेशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग कंस्ट्रेंट मोशन। ओके, तो अभी आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं लिफ्ट, apparent weight of man in lift। लिफ्ट के अंदर कोई आदमी अगर बैठता है तो आपको पता होगा लिफ्ट कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे जाता है, तो एट दैट टाइम उस पर्सन को ऐसा फील होता है कि उसका वेट आइदर कम हो रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है। ओके, तो ये हमें कब ज्यादा होगा कब कम होगा ये सब बिट हमें देखना है। सो गिव द हेडिंग apparent weight of man in lift। ओके, तो लिफ्ट मैन प्रॉब्लम भी इसे कहा जाता है शॉर्ट में। तो इसी से ऊपर हमें कुछ क्वेश्चंस को अब लेना है। 1 मिनट। लिफ्ट मैन प्रॉब्लम के देखो अब टोटल 6 to 7 कंडीशंस हैं, एक एक करके हमें सभी कंडीशंस को देखना है। मतलब लिफ्ट ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन से तो क्या होगा, रिटार्डेशन से जाएगा तो फिर क्या होगा, ये सब हमें देखना है एक एक करके। ओके, देखिएगा सबसे पहले केस फर्स्ट। केस फर्स्ट रहेगा apparent weight of man in लिफ्ट का, इफ लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग यूनिफॉर्मली। लिफ्ट अगर रेस्ट पर हो या फिर यूनिफॉर्मली अगर मूव करता है, तो इस कंडीशन में आपको पता होगा एक्सेलरेशन जीरो होता है। मतलब कोई पर्सन अगर लिफ्ट के अंदर खड़ा है और वो लिफ्ट अगर रेस्ट पर है या फिर यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है, तो एट दैट टाइम उसके ऊपर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जीरो होता है। ऊपर के डायरेक्शन में आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होने वाला है, जो सरफेस लिफ्ट का जो सरफेस रहेगा वो इसके ऊपर एक्सेप्ट करने वाला है, और इसका वेट जो रहेगा एम जी, ये नीचे के डायरेक्शन में एक्ट होने वाला है। तो इस केस में एन इज इक्वल टू एम जी रहेगा, और ये जो एन रहता है ना, यही इस कंडीशन में एपरेंट वेट रहेगा। तो एपरेंट वेट जो होता है वो एम जी होगा, और यही हमारा एक्चुअल वेट होता है। आपको पता होगा एक्चुअली वेट का एक्चुअल वैल्यू जो रहेगा वो mg होता है, और इस कंडीशन में एपरेंट वेट और एक्चुअल वेट क्या है, इक्वल है। तो बस इतना, ये पहला केस है। इन दिस कंडीशन एपरेंट वेट एंड एक्चुअल वेट आर इक्वल। ओके, मतलब उस पर्सन को उसका जितना वेट है उतना ही फील होगा इस कंडीशन में। ये दोनों कंडीशन में कौन सी कंडीशन, आइदर लिफ्ट रेस्ट पर हो या फिर मूविंग यूनिफॉर्मली हो, यूनिफॉर्म मोशन से अगर मूव कर रहा है तो फिर ऐसा ही केस होगा। ओके, अब केस सेकंड रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा लिफ्ट अब रेस्ट में था, अभी हम लिफ्ट को मोशन में लाने वाले हैं। और लिफ्ट अगर स्टार्ट होता है और एक्सेलरेट हो जाता है ऊपर के डायरेक्शन में, तो फिर क्या होगा ये हमें देखना है। सेकंड केस हमें देखना है अब। ओके, केस सेकंड, इफ लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में अगर लिफ्ट एक्सेलरेट होता है, ये नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, ये mg रहेगा इसका वेट। और लिफ्ट अगर एक्सेलरेट होता है ऊपर के डायरेक्शन में, तो बताओ फिर इक्वेशन ऑफ फोर्स क्या आएगा। फोर्स का इक्वेशन क्या आने वाला है बताओ जल्दी से। कौन सा फैक्टर बड़ा रहेगा, एन बड़ा रहेगा या mg बड़ा रहेगा।
बड़े में से छोटा माइनस करो, n बड़ा रहेगा, राइट आंसर है। और क्या आएगा फिर इक्वेशन टोटल, n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, इज इट ओके? ठीक है, तो अब अपरेंट वेट चाहिए, मतलब हमें किसका वैल्यू चाहिए होता है, n का। तो n को एक साइड ही रखो, बाकी सब टर्म को दूसरे साइड पास कर दो, तो ये आएगा एम जी प्लस एम ए, इज इट ओके? तो फिर ये आएगा यम इन ब्रैकेट जी प्लस ए, ओके। तो ये होगा नॉर्मल रिएक्शन यन, या फिर इसी को हम अपरेंट वेट कहेंगे। नॉर्मली एक्चुअल वेट कितना होता है बॉडी का, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, एक्चुअल वेट बॉडी का हमेशा उसका मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। तो डेफिनेटली ये जी से फैक्टर कुछ ना कुछ बड़ा है, इस वजह से यहाँ पर अपरेंट वेट ज्यादा आएगा, ओके, एज कम्पेयर टू एक्चुअल वेट। तो आदमी जब मतलब कोई भी मैन अगर लिफ्ट में बैठता है और वो लिफ्ट अगर ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है ना, तो फिर उसको उसका वेट जो रहेगा अपरेंट वेट, वो कैसा फील होने वाला है, ज्यादा फील होने वाला है एक्चुअल वेट से, ओके। उसे ऐसा लगेगा कि वो मतलब भारी हो गया है, ओके, उसका वेट उसको नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा फील होगा। तो ये रहेगा कंडीशन नंबर सेकंड, इसका डायग्राम और ये इक्वेशन अच्छे से लिख लेना, ओके। नाउ सी हियर, थर्ड कंडीशन की ओर जाना है हमें लिफ्ट मैन प्रॉब्लम के। क्या रहेगा आप देखिएगा, केस नंबर थर्ड। अभी लिफ्ट ऊपर जा रहा था एक्सेलरेशन ए से, अभी लिफ्ट ऊपर ही जाएगा। जैसे आपको पता है लिफ्ट ने स्टार्ट किया तो इसके ऊपर नो डाउट नॉर्मल रिएक्शन एन, सरफेस एक्सेप्ट करने वाला और इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होने वाला है एम जी, ओके। अभी लिफ्ट ऊपर ही जाने वाला है, लेकिन आपको पता है कि ऊपर का अगर कोई फ्लोर आ जाता है तो लिफ्ट धीरे 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 अपना स्पीड कम करके रुक जाता है। तो अगर लिफ्ट ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन रिटार्डेशन कर रहा है, रिटार्डेशन मतलब उसका स्पीड धीरे धीरे कम हो रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, तो फिर क्या होगा वो हमें देखना है। तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन का हेड ऊपर होने के कारण यन ज्यादा रहेगा, ओके। इस केस का हम नाम लिखते हैं, इफ लिफ्ट इज रिटार्डिंग अपवर्ड, इफ लिफ्ट इज रिटार्डिंग अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में अगर लिफ्ट रिटार्डेशन करता है, रिटार्डेशन मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन आपको पता है, ओके। तो अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर भी लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब एन बड़ा है और एम जी छोटा है, तो एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू माइनस ए रहेगा, इज इट ओके? तो फिर क्या आने वाला है देखिएगा, एन माइनस एम जी इज इक्वल टू माइनस एम ए, ओके। और फिर ये एम जी उधर जाके प्लस होगा, तो फाइनली क्या आने वाला है फिर देखिएगा, एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, मतलब ये हम यम को अगर कॉमन आउट करते हैं तो ये जी माइनस ए आएगा, इज इट ओके? और यन मतलब भी आपको पता है कि ये अपरेंट वेट रहता है, ओके। तो इस वजह से यहाँ पर अपरेंट वेट का वैल्यू कम नजर आएगा, मतलब अगर ऊपर के डायरेक्शन में लिफ्ट रिटार्डेशन क्रिएट करता है ना, तो उस पर्सन को ऐसा फील होगा कि उसका वेट कम हुआ है, ओके। तो इन दिस कंडीशन अपरेंट वेट इज लेस देन एक्चुअल वेट, ओके। डब्ल्यू एक्चुअल से डब्ल्यू अपरेंट यहाँ पर कम रहेगा, इज इट ओके? तो ये आएगा थर्ड केस, ओके। अभी लिफ्ट पहले बंद था, फिर उसको हमने स्टार्ट किया, एक्सेलरेट किया ऊपर के डायरेक्शन में, फिर धीरे धीरे लिफ्ट ऊपर के डायरेक्शन में जाकर रुक गया, ओके। अभी लिफ्ट ऊपर ही जाएगा क्या? नहीं, लिफ्ट अब नीचे भी आ सकता है, तो नीचे आने के केसेस हमें देखना है अब, ओके। फोर्थ केस रहेगा अब, लिफ्ट अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला है, ऊपर जाने के केसेस सब खत्म हो गए। अब ऊपर जाने के बाद हमें फोर्थ कंडीशन रहेगा, इफ लिफ्ट एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, तो लिफ्ट अगर नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है तो फिर क्या होगा देखिएगा, ये पर्सन रहेगा, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एन ऊपर, उसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक एक्सेलरेशन का हेड अब नीचे रहेगा। तो एक्सेलरेशन का हेड नीचे होने के कारण एम जी बड़ा होगा और एन छोटा होगा, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू अब क्या आएगा, एम ए, ओके। लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके। तो फिर एट द टाइम एम ए उधर जाएगा, एन उधर जाएगा, तो एन इज इक्वल टू आएगा एम जी माइनस एम ए, तो पिछली बार की तरह ही आएगा, एम इन ब्रैकेट जी माइनस ए। तो यहाँ पर भी एन मतलब अपरेंट वेट होगा, तो इस कंडीशन में अपरेंट वेट डेफिनेटली क्या है, कम रहेगा एज कम्पेयर टू एक्चुअल वेट, ओके।
तो लिफ्ट अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है ना, तो फिर एट द टाइम उस पर्सन को अपना वेट कम फील होने वाला है। ओके, अब फिफ्थ केस रहेगा, जैसे नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा था, अभी हमें रिटार्डेशन करना है। इफ लिफ्ट रिटार्डिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो लिफ्ट अगर रिटार्डेशन करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फिर क्या होगा ये हमें देखना है। ओके, लिफ्ट इज रिटार्डिंग डाउनवर्ड, तो यहाँ पर फिर से वो आदमी का डायग्राम निकालना है हमें। लिफ्ट के अंदर नॉर्मल रिएक्शन एन ऊपर और नीचे के डायरेक्शन में एम जी। ओके, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिटार्डेशन कर रहा है लिफ्ट, मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन ए दिखाना पड़ेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, एम जी बड़ा होगा, एन छोटा होगा, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम इंटू रिटार्डेशन होने के कारण माइनस है। ओके, तो माइनस एम ए होगा ये एम जी माइनस एन का वैल्यू, और फिर ये माइनस एन उधर जाके प्लस होगा, ये माइनस एम ए इधर जाके प्लस होगा, तो एन का वैल्यू यहाँ पर मिलने वाला है एम जी प्लस एम ए इज ओके, मतलब ये रहेगा एम इन ब्रैकेट जी प्लस ए। ओके, तो ऐसा ये बिट रहेगा। ओके, अब देखिएगा, तो ये एन मतलब ये एपेरेंट वेट रहेगा। ओके, तो डब्ल्यू एपेरेंट इस कंडीशन में ज्यादा रहेगा डब्ल्यू एक्चुअल से। एक्चुअल वेट एम जी होता है, तो डेफिनेटली ये जी प्लस ए होने के कारण एपरेंट वेट इस कंडीशन में उस पर्सन को अपना ज्यादा फील होने वाला है। तो नीचे के डायरेक्शन में आते आते लिफ्ट अगर रुक जाए ना, ओके, तो फिर एट द टाइम उसका स्पीड धीरे धीरे कम होगा नीचे जाते जाते, और फिर उसका जो एपरेंट वेट है उस पर्सन को वो ज्यादा फील होने वाला है। ओके, अभी देखिएगा कुछ स्पेशल केसेस है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के। लिफ्ट जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है ना, तो दो तरीके के स्पेशल केसेस ऑकर होते हैं। ओके, वो हम देखते हैं अब। तो स्पेशल केसेस ऑफ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आपको रहा तो पता है कि एग्जैक्टली कैसे केस आता है। ओके, ये ऊपर वाला केस आता है डब्ल्यू अपेरेंट मतलब यमीन ब्रैकेट जी माइनस ए। ओके, तो ऐसा ये केस है। ओके, तो अब स्पेशल केसेस देखना हमें दो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के। स्पेशल केसेस ऑफ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, मतलब लिफ्ट डाउनवर्ड ही जा रहा है, तो एट द टाइम आपको पता है एपरेंट वेट उसका मतलब ही एन उसका रहने वाला है एम इन ब्रैकेट जी माइनस ए। तो इन दोनों भी कंडीशंस में दो स्पेशल केस है, इन दोनों भी स्पेशल केसेस में क्या होने वाला है, एपरेंट वेट मतलब नॉर्मल रिएक्शन हमें इसी फॉर्मूले से निकालना है, यानी ब्रैकेट जी माइनस ए। ओके, तो आप देखिएगा ये पर्सन है, नॉर्मल रिएक्शन एन, एम जी नीचे, और ये नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है। ओके, तो आप देखिएगा इसमें दो केसेस जनरेट होने वाले हैं। पहला केस रहेगा अगर लिफ्ट, देखिएगा इफ लिफ्ट इज मतलब लिफ्ट को जो केबल टाई होता है ना, वो टेबल अगर नीचे जाते समय टूट गया, ओके, तो लिफ्ट फिर क्या होगा, फ्री फॉल करने वाला है। कोई भी चीज आपको पता है जब कुछ हाइट से हम ड्रॉप कर देते हैं, तो एट द टाइम उसके ऊपर क्या होता है, हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होता है। ओके, कोई भी चीज जब हवा में मैं एच हाइट पर रखकर छोड़ देता हूँ, तो फिर एट द टाइम उसके ऊपर क्या होने वाला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होने वाला है, और इस वजह से ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। इज इट ओके? तो वो वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं ना, यमीन ब्रैकेट जी माइनस जी, तो फिर आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो उस कंडीशन में उस पर्सन को ऐसा लगेगा कि उसका कुछ वेट है ही नहीं। ओके, तो ये स्पेशल केस है पहला। इफ मतलब लिफ्ट के अगर इफ लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली। ओके, ये पहला केस रहेगा, इफ लिफ्ट फॉलिंग फ्रीली। फ्रीली मतलब उसके जो केबल्स रहेंगे वो अगर टूट जाए, ओके, और फिर लिफ्ट अगर नीचे आता है, तो फिर उसका एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ इक्वल आएगा, और उस कंडीशन में उस पर्सन को ऐसा लगेगा कि उसको कुछ वेट है ही नहीं, वेटलेसनेस कंडीशन यहाँ पर ऑकर होने वाला है। ओके, ये पहला स्पेशल केस है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन का। अभी दूसरा केस है, लास्ट केस रहेगा ये, इसके बाद लिफ्ट मैन प्रॉब्लम सभी खत्म हो जाते हैं। ओके, तो देखिएगा अब सेकंड स्पेशल केस ऑफ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, एंड दैट इज लिफ्ट अब नीचे आने वाला है, लेकिन क्या हुआ, लिफ्ट ने नीचे एक्सेलरेशन करना स्टार्ट किया था और सडनली केबल ब्रेक हो गया। ओके, ये सेकंड केस है। इफ लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन व्हिच इज ग्रेटर देन जी, if lift
या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो मोटर लगा है लिफ्ट को, जो उसे नीचे लेके जाने वाला है, वो ज़्यादा फ़ोर्स से खींच रहा है और इतना ज़्यादा फ़ोर्स से वो नीचे खींच रहा है कि उस लिफ्ट के ऊपर एक्सेलरेशन जो रहेगा, इफ लिफ्ट इज़ एक्सेलरेटिंग if lift is accelerating with a acceleration greater than g, ग्रेटर देन जी एक्सेलरेशन से लिफ्ट अगर नीचे जा रहा है, ओके, तो फिर क्या होगा वो हम देखेंगे। ओके, जैसे आपको पता है जब नीचे के डायरेक्शन में कोई भी चीज एक्सेलरेट होता है तो नॉर्मल रिएक्शन एन एम जी नीचे रहेगा, और फिर इस कंडीशन में अपेरेंट वेट हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, एन इज इक्वल टू एम इन ब्रैकेट जी माइनस ए से। तो अब ए का वैल्यू अगर बड़ा रहा तो ये सब्ट्रैक्शन कैसा आएगा बताओ बच्चों। If value of a is greater than g, then what will happen? ये जो सब्ट्रैक्शन है मतलब नीचे आते समय अगर कोई भी चीज नीचे आता है लिफ्ट में तो उसके ऊपर अपेरेंट वेट हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं उसका नॉर्मल रिएक्शन। तो एन इज इक्वल टू जी माइनस ए, तो ए का वैल्यू हम क्या ले रहे हैं इस कंडीशन में ग्रेटर देन जी। ओके, तो इमेजिन करो जी का वैल्यू 10 है और ए का वैल्यू 20 है, तो 10 माइनस 20 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -10 आ जाएगा। इज इट ओके? मतलब इस कंडीशन में ये जो फैक्टर रहेगा अपेरेंट वेट, ये निगेटिव आएगा। निगेटिव का मतलब क्या होगा, नो डाउट ये लिफ्ट नीचे जा रहा है लेकिन उसके अंदर का जो ऑब्जेक्ट रहेगा ना वो विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट ऊपर के डायरेक्शन में मूव होने वाला है। ओके, ये जो सब्ट्रैक्शन है ये निगेटिव आने के कारण, अपेरेंट वेट निगेटिव होने के कारण वो जो बॉडी रहेगा उस लिफ्ट के अंदर, जिस लिफ्ट जो लिफ्ट नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है ग्रेटर देन जी से, तो वो लिफ्ट के अंदर क्या होगा ऊपर के डायरेक्शन में चला जाएगा और फ्लोर को स्टिक हो जाएगा। ओके, मतलब ये जो लिफ्ट का ऊपर वाला फ्लोर रहेगा ना वहां पर वो बॉडी चला जाएगा। जैसे कोई अगर पर्सन रहा तो ठीक है, कोई अगर बॉल रहा तो फिर वो सीलिंग को जाकर उस लिफ्ट के स्टिक हो जाएगा और वैसे वो कंडीशन में नीचे जाने वाला है, क्योंकि इस कंडीशन में अपेरेंट वेट क्या है, निगेटिव है। तो बस इतने ही लिफ्ट के केसेस आपको पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा लिफ्ट का कोई भी केस आपको नहीं आएगा। ओके, इसके ऊपर नॉमिनल क्वेश्चंस आते हैं कि आपको बोलते हैं कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है तो उस पर्सन का अपेरेंट वेट क्या होगा निकालिएगा। तो ऐसे लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसका भी हम मतलब डेफिनेटली प्रॉब्लम्स में ढूंढकर एक स्लाइड्स पर लिखता हूँ और फिर हम एक साथ उसे सॉल्व करेंगे लिफ्टमैन प्रॉब्लम को भी। ओके, तो यहाँ पर ये सेक्शन खत्म हो जाता है जिसका नाम था लिफ्टमैन प्रॉब्लम। ओके, इसके बाद एक छोटा सेक्शन है बर्ड केज प्रॉब्लम। इसके रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको जो एग्जाम लिया था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का उसमें दिया था, आपको जरूर पता होगा। तो उसका एग्जैक्ट कंसेप्ट हम देखते हैं। सर हाँ बोलो। सर वेट नेगेटिव कैसे होगा? देखो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, ज्यादा है जी से। इज इट ओके? वेट नेगेटिव आ सकता है। वेट मतलब वेट निगेटिव नहीं है, अपेरेंट वेट जो है ना उसका नॉर्मल रिएक्शन वो निगेटिव है। मतलब लिफ्ट कहाँ पर जा रहा है इस कंडीशन में, नीचे जा रहा है, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन ये निगेटिव होने के कारण विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट वो पर्सन कैसे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा। इज इट ओके? हाँ। मतलब अपोजिट डायरेक्शन, अभी तक कैसा था, लिफ्ट नीचे जा रहा था तो उसके अंदर का आदमी भी नीचे जा रहा था, लिफ्ट ऊपर जा रहा था तो उसके अंदर का जो बैठा हुआ आदमी है वो भी ऊपर जा रहा था। लेकिन यहाँ पर अलग हो रहा है, यहाँ पर लिफ्ट नीचे जा रहा है लेकिन वो पर्सन ऊपर जा रहा है, तो इस कंडीशन में अपेरेंट वेट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। इज इट ओके? मतलब वो पर्सन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर के डायरेक्शन में होने वाला है। इज इट ओके? यस सर। ठीक है, नाउ टेक नेक्स्ट सेक्शन दैट इज अ बर्ड केज प्रॉब्लम। लिखिएगा, जस्ट 1 मिनट। बर्ड केज प्रॉब्लम, आपको पता होगा बर्ड मतलब किसी अगर पिंजरे के अंदर हो, ओके, तो उसे हम केज कहते हैं। तो ऐसा ये केज रहेगा और इस केज को हमने हैंग किया है किसी फिक्स सपोर्ट के साथ, ओके, ऐसे। और इस केज के अंदर एक बर्ड बैठा है।
ओके, तो ऐसा वो बर्ड है जो केज के अंदर बैठा है। तो अलग-अलग केसेस में इसका वेट कैसा होगा यह हमें निकालने की क्वेश्चन आता है। ओके, इफ बर्ड इज सिटिंग ऑन द बेस इन एयर टाइट केज, नाउ इफ द बर्ड इज स्टार्ट्स फ्लाइंग, देन अगर बर्ड फ्लाइंग करना स्टार्ट कर देता है तो उस सिस्टम का वेट कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके, बिफोर एंड आफ्टर मतलब एयर टाइट अगर ये केज रहा, ओके, एयर आने के लिए जगह नहीं रहा और ऐसा अगर ये केज रहता है, तो फिर एट दैट टाइम क्या होगा, अपरेंट वेट जो रहेगा इस केज का वो एज इट इज रहने वाला है। क्यों होगा? क्योंकि ये बर्ड नो डाउट फ्लाई करेगा तो एट दैट टाइम वो एयर को नीचे पुश करेगा और इस वजह से इस केज का जो अपरेंट वेट रहेगा वो सेम रहने वाला है। इज इट ओके? कौन से केज के लिए बोल रहे हैं ये? एयर टाइट केज। अगर एक एयर टाइट केज है और उसके अंदर अगर ये बर्ड फ्लाई करता है, तो ये फ्लाई करते वक्त आपको पता है ऊपर के एयर को ये नीचे सर्कुलेट करता है, इस वजह से एयर नीचे पुश होने के कारण इस केज का जो वेट रहेगा वो सेम रहेगा। तो यही इसका कंसेप्चुअल पार्ट है। इसके ऊपर आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो इसका रीजन याद रखिएगा, लिख कर रखिएगा। अ बर्ड a bird is sitting on the base in an airtight cage. Now if the bird starts flying, then weight of the system will not change. तो सिस्टम का वेट कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये सबसे कंसेप्चुअल पार्ट इसका याद रखना। ओके, अगर इस कंडीशन में ये अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लाई होता है तो एट दैट टाइम उस सिस्टम का वेट इंक्रीज होने वाला है और वो बर्ड अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन करता है तो फिर उसका वेट डिक्रीज होने वाला है। ओके, तो लिखिएगा वेट ऑफ द सिस्टम विल नॉट चेंज। अगर वो फ्लाई करता है एक ही जगह पर वो अगर फ्लाई करता है, ओके, बैलेंस कंडीशन में ऊपर भी नहीं जा रहा है नीचे भी नहीं जा रहा है, तो एट दैट टाइम वेट ऑफ द सिस्टम विल नॉट चेंज। ओके, और फिर इसका आएगा वेट ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज if the bird flies with upward acceleration. बर्ड अगर अपवर्ड एक्सेलरेशन में फ्लाई करता है तो फिर उसका उस सिस्टम का वेट क्या होने वाला है? कम होने वाला है। ओके, और लास्ट केस रहेगा वेट ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज इफ बर्ड फ्लाइज ठीक है, तो देखिएगा अब लास्ट केस रहेगा वेट ऑफ द सिस्टम will decrease if the bird flies with downward acceleration. तो बर्ड अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन में फ्लाई करता है तो फिर एट द टाइम वेट डिक्रीज होगा उस पूरे सिस्टम का। ओके, तो ऐसा ये पूरा केस रहेगा। ओके, ठीक है, तो तीनों पार्ट समझ में आ गए कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। ओके, बर्ड अगर सिटिंग करता है एयर टाइट केज के अंदर, तो एट दैट टाइम बर्ड अगर फ्लाई करना स्टार्ट कर देता है, तो एट दैट टाइम अगर वो बैलेंस कंडीशन में फ्लाई कर रहा है, एक ही जगह पर फ्लाई कर रहा है, तो बैलेंस मतलब ऊपर भी नहीं जा रहा है नीचे भी नहीं जा रहा है, तो वेट ऑफ द सिस्टम विल रिमेन्स कांस्टेंट। अगर वो ऊपर के डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है, ओके,
खुद को, तो फिर एट दैट टाइम वेट ऑफ द सिस्टम वहाँ पर मतलब इंक्रीज होने वाला है। ओके, और वो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन करता है तो वेट ऑफ द सिस्टम डिक्रीज होगा। ओके, तो इतना पार्ट याद रखना बर्ड केज प्रॉब्लम में। इसके बाद और एक ऐसे ही रिजोल्यूशन के कंसेप्ट पर एक छोटा सा बिट होता है जिसका नाम है हॉर्स कार्ड प्रॉब्लम, तो उसे भी लिख लो आप जल्दी से। तो नेक्स्ट हेडिंग देना है आपको हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। ओके, हॉर्स भी आपको पता है कुछ मतलब कार्ट को खींचता है, तो एट दैट टाइम रिजोल्यूशन का कंसेप्ट होता है जस्ट, वो भी आपको मतलब कभी कभी आ सकता है उसके ऊपर क्वेश्चन, तो ये कैसे रिएक्शन करता है और मतलब वो जो हॉर्स रहेगा वो कैसा अपना मोशन करने वाला है, ये सब हमें देखना है। जस्ट 1 मिनट। हॉर्स का यहाँ पर हमें डायग्राम निकाल कर एक्सप्लेन करना है कि एग्जैक्टली हॉर्स आगे कैसे जाता है, कार्ट को कैसे खींचता है, उसमें अलग अलग रिएक्शन, अलग अलग फोर्सेस, इसमें फ्रिक्शन फोर्स का भी कंसेप्ट रहेगा, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ डेरिवेशन करने वाले, कुछ अभी सॉल्व नहीं करने वाले इसके ऊपर क्वेश्चंस को। ओके, गिव द हेडिंग हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। तो देखिएगा अब एक वैगन रहेगा जिससे ये हॉर्स खींच रहा है, तो इस वैगन जब आगे जाएगा तो इसके ऊपर आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फ्लोर एक्सर्ट होगा इस वैगन पर, और इस वैगन का वेट उसके सेंटर ऑफ मास से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होने वाला है। ओके, जिसे हम कार्ट कह रहे हैं, ये कार्ट है, तो कार्ट का नॉर्मल रिएक्शन एन सी ऊपर रहेगा, उसका वेट डब्ल्यू सी नीचे एक्ट होगा, और इसके ऊपर फ्रिक्शन एक्ट होने वाला है जो रहेगा ये अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा ये। ओके, अप्लाइड मोशन के, तो यहाँ पर कार्ट आपको पता है एक रस्सी के साथ टाई किया जाता है, तो यहाँ पर टेंशन टी क्रिएट होगा। ओके, वो हॉर्स यहाँ पर रस्सी के साथ यहाँ पर क्या करने वाला है, वहां पर टेंशन क्रिएट करने वाला है। ओके, और ऐसा ये हॉर्स रहेगा। ठीक है, थोड़ा बनने के लिए हॉर्स वक्त लगेगा, हॉर्स बहुत बड़ा होता है। धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होगा आपको। तो ऐसा ये पूरा बिट रहेगा। ओके, ठीक है, इतना मन पर मत लो, इसे हॉर्स समझ लो सिर्फ, थोड़ा उसका हाइट कम है, बाकी कुछ नहीं है। ओके, तो ऐसा ये हॉर्स रहेगा। ओके, अभी इस हॉर्स का रिएक्शन देखिएगा आप कैसे होता है और कैसे इसका रिजोल्यूशन रहेगा, मतलब इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो एट दैट टाइम देखिएगा आप कैसा आएगा। इस हॉर्स के नंबर ऑफ फोर्सेस को हम डिफाइन करने वाले, ये हॉर्स टेंशन टी यहाँ पर क्रिएट करने वाला है जो इक्वल एंड अपोजिट रहेगा, जो हम ब्रेक करने वाले हैं। ओके, इसके बाद हॉर्स का जो वेट रहेगा, ओके, ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, वेट ऑफ हॉर्स। ओके, इसके बाद देखिएगा अ, ये हॉर्स दो कंडीशन में फोर्स एक्ट होगा। ये हॉर्स जब जमीन पर पैर रखता है तो वो इंक्लाइन डायरेक्शन में रखता है, ऐसे डायरेक्शन में रखेगा वो। ओके,
मतलब रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होता है F, हॉर्स के ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पर एक्ट होता है और वर्टिकल फोर्स ऐसे एक्ट होता है। ओके, मतलब दो फोर्स एक्ट होते हैं ऐसे इंक्लाइन डायरेक्शन में पैर रखता है ताकि उसका डिस्प्लेसमेंट फिर आगे के डायरेक्शन में होता है। ओके, तो इस फोर्स को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहे हैं, एफ वी एंड एफ एच। ओके, तो इस वे से यहाँ पर रिजोल्यूशन रहेगा पूरा और फिर हमें इसे आप सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिएगा वर्टिकल इक्विलिब्रियम अगर हम देखते हैं तो वर्टिकली फोर्स हॉर्स का एफ वी एक्ट हो रहा है और वर्टिकली हॉर्स स्टेबल होता है तो एफ वी और डब्ल्यू एच मतलब वेट ऑफ हॉर्स और जो वर्टिकल रिएक्शन रहेगा फ्लोर ने उस हॉर्स के ऊपर एक्सर्ट किया हुआ, इन दोनों का भी सब्ट्रैक्शन 0 आएगा। मतलब ये हम लिख सकते हैं कि एफ वी इज इक्वल टू डब्ल्यू एच रहेगा। वेट ऑफ हॉर्स यहाँ पर वर्टिकल रिएक्शन प्रोवाइड करने वाला है, सो मास ऑफ हॉर्स इनटू जी रहेगा। इज इट ओके? वर्टिकल इक्विलिब्रियम यहाँ पर मैंने आपको शो किया है, एफ वी माइनस डब्ल्यू एच इज इक्वल टू 0 रहेगा। ओके, सो एफ वी इज इक्वल टू डब्ल्यू एच इज इक्वल टू एम एच इंटू जी रहेगा। इज इट ओके? ठीक है, रिपीट करता हूँ। देखो, हॉर्स जब चलता है ना तो वो ऐसा सीधे पैर नहीं रखता है जमीन पर। ओके, वो ऐसे इंक्लाइन डायरेक्शन में रखता है। तो जैसे इंक्लाइन डायरेक्शन में वो पैर रखेगा तो फ्लोर उसके ऊपर फोर्स इंक्लाइन डायरेक्शन में एक्सर्ट करता है, जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। इज इट ओके? फ्लोर पर मतलब ये इस पैरों का जो कांटेक्ट होता है ना चलते वक्त हॉर्स का, वो नीचे के डायरेक्शन में फ्लोर को ऐसे डायरेक्शन में पुश करता है। तो फ्लोर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन उसके ऊपर के डायरेक्शन में एक्सर्ट करता है, लेकिन वो इंक्लाइन डायरेक्शन में होता है। तो इस एफ को हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने वाले हैं। एफ वी वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा और एफ एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा। तो ये हॉर्स वर्टिकली इक्विलिब्रियम में होता है। ये हॉर्स चलते वक्त ऐसे चलता है हॉरिजॉन्टली, ऊपर नीचे करते करते नहीं चलता। ये समझ में आ रहा है? वो जमीन पर ही रहता है, उसका डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली 0 होता है। इस वजह से ये जो वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा ना हॉर्स का एफ वी, ये इसके वेट डब्ल्यू एच को बैलेंस करने वाला है। मतलब इस हॉर्स के ऊपर के डायरेक्शन में और नीचे के डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट होता है। तो हॉर्स वर्टिकल इक्विलिब्रियम में होता है, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में नहीं होता है। दिस इज द समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये 0 नहीं रहेगा, इसका आंसर हमें निकालना है। समेशन ऑफ एफ एक्स हम यहाँ पर अब निकालने वाले हैं। तो देखिएगा, अब समेशन ऑफ एफ एक्स मतलब सभी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का हमें कलेक्शन करना है। अभी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का कैसे कलेक्शन होगा आप देखिएगा। जमीन ने जो मतलब फ्लोर ने जो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्रिएट किया है वो एफ एच रहेगा और एफ एच माइनस टी करते हैं हम हॉर्स के लिए। अगर ये इक्वेशन लगाते हैं हम तो एफ एच माइनस टी इज इक्वल टू एम एच इंटू ए रहेगा। मतलब ये हॉर्स कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन ए से आगे एक्सेलरेट होने वाला है। तो फिर ए का आंसर अगर निकालना है हमें तो एफ एच मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एक्सेलरेटेड बाय फ्लोर माइनस टी रहेगा डिवाइडेड बाय एम एच रहेगा। तो इस फॉर्मूले से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो इस हॉर्स का। ओके, और ये टेंशन टी आपको पता है इक्वल एंड अपोजिट होता है, तो इस वजह से यहाँ पर अगर टी टेंशन है तो यहाँ पर भी टी टेंशन रहेगा। ओके, और ये टी और ये फ्रिक्शन फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, तो कार्ड पर अगर हम वर्टिकल इक्विलिब्रियम लगाते हैं तो कार्ड पर एन सी इज इक्वल टू डब्ल्यू सी। ओके, ये फॉर हॉर्स के लिए किया हमने। ओके, दिस इज फॉर हॉर्स, ये जो फोर्स का रिजोल्यूशन किया है, और अभी कार्ड के लिए कर रहे हैं हम। तो कार्ड भी वर्टिकल इक्विलिब्रियम में रहेगा, सो समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 0 रहेगा। सो एन सी इज इक्वल टू डब्ल्यू सी मतलब नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड ऑन कार्ड और उसका जो वेट